तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के आंसर पेपर को सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के जो 2023 का सेट है, तीसरे सेट को आज हम लोग सॉल्व करने वाले थे। दूसरे सेट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूँ आप लोग उस वीडियो को, यानी कि इसके पहले के सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, और आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी में एकदम अच्छे से लगे रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, इस पे देखिए, इस पे स्टार लगा है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, ख क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, इसमें हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 180 ग्राम जल है, उसमें हमें मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमारा फार्मूला होता है मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। भार का मतलब जो हमें भार दिया हुआ है, अणुभार मतलब जिसका हमें निकालना है मोल की संख्या, उसका अणुभार। ठीक है, तो भार हमें 180 ग्राम दिया है। ठीक, बटा, अब इसमें देखिए जल की मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो जल जो होता है हमारा H2O होता है, तो इसका अणुभार हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस और जो ऑक्सीजन होता है उसका 16 होता है, तो 16 2 18 हो गया। ठीक, तो इसका बट्टा यानी कि अणुभार इसका 18 हो गया। 18 से 18 एक बार में यानी कि 10, यानी कि हमारा 10 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन कर रहा है अगला, शून्य कोट की अपक्रिया क्या है। दोस्तों, हमें शून्य, इसमें हमें बताना है कि शून्य कोट की अपक्रिया क्या है। ठीक है, पहला देखिए दिया है 2FeCl3 प्लस SnCl2 अपक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक, दूसरा दिया है H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। ठीक, तीसरा दिया है CH3COOH C2H5NOH के साथ अपक्रिया होता है, तो हमारा एसीटेट आयन बनता है। एसीटेट आयन यानी कि सोडियम एसीटेट बनता है, और ये हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए CH3COO प्लस H2S यानी कि H2O, ये हमारा एसिटिक अम्ल बन रहा है, और ये हमारा CH3OH बन रहा है। ठीक, इसमें यानी कि हमारा जो इसमें शून्य कोट की अपक्रिया के लिए हम लोग जानते हैं, जो शून्य कोट की अपक्रिया होती है उसमें हम लोग का ज़्यादा जो एग्जाम्पल होता है वो प्रयोग हमारा ये दूसरा वाला होता है, यानी कि दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, घ क्वेश्चन कर रहा है फार्मेलिन जली विलयन है, यानी कि जो हमारा फार्मेलिन होता है वो किसका जली विलयन होता है। पहला दिया है फ्लूओरेसीन का, दूसरा दिया है फार्मेल्डिहाइड का, तीसरा दिया है फार्मिक अम्ल का, और चौथा दिया है एसिटिक अम्ल का। तो दोस्तों, जो हमारा फार्मेलिन जली विलयन होता है वो हमारा फार्मेल्डिहाइड का, यानी कि ऑप्शन बी का जली विलयन होता है, यानी कि जो फार्मेलिन है वो हमारे फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एमाइड, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक, यानी कि एमाइड जो होता है, एमाइड से हम एमीन बनाते हैं, तो किस अभिकर्मक के द्वारा एमीन को बनाते हैं उसका हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमें यही लिखना है कि जो एमाइड होता है उसको एमाइड से, यानी कि जो हमारा एमाइड होता है उसको एमीन बनाने में जो अभिकर्मक प्रयोग होता है वो अभिकर्मक कौन सा है। तो ठीक है, तो हमारा इसमें पहला दिया HCl या ZnCl2, दूसरा दिया K2Cr2O7 या H2SO4, तीसरा दिया है NaOH या CaOH का वोल्टवाइज। ठीक है, और दूसरा और चौथा दिया है Br2 या KOH। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि Br2 यानी कि ब्रोमील जल तथा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होता है एमाइड से एमीन बनाने में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज या एल्डिहाइड, जो ग्लूकोज होता है या एल्डिहाइड होता है टालेम अवकर्मक से क्रिया करता है, किस टालेम अवकर्मक के साथ क्रिया करता है। तो जो दोस्तों हमारा ग्लूकोज होता है या एल्डिहाइड होता है वो हमारा Ag यानी कि ऑप्शन दूसरे से क्रिया करता है, अवकर्मक के साथ क्रिया करता है, यानी कि Ag यानी कि सिल्वर, ये हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर इसी को चांदी कहते हैं। ठीक है, हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, Ag। यही ग्लूकोज और एल्डिहाइड तालीन अपकर्मक के साथ अपक्रिया बनाता है या करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा तो आउट ऑफ सिलेबस है। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है भारानुसार, यानी कि भारानुसार का मतलब होता है भार के अनुसार। ठीक, भार के अनुसार 30% ग्लिसरॉल, यानी कि 30% जो होता है ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग गणना करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, यानी कि दिया है ठीक, ग्लिसरॉल हमें दिया है, ग्लिसरॉल C3H8O3। ठीक, इसका जलीय विलयन भी है, यानी कि इसमें जल भी उपस्थित है, जल यानी कि H2O भी इसमें उपस्थित है। तो अब देखिए कह रहा है 30% ग्लिसरॉल, यानी कि ये हमारा जो ग्लिसरॉल है वो 30% है, ये हमारा 30% है। ठीक, या 30% कहिए या 30 ग्राम कहिए, बात ही बराबर है। ठीक, ये हमारा 30 ग्राम है, और ये हमारा जो पूरा बिलियन होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक, 100% होता है ना, तो इसमें जब 30% ये हो गया तो हमारा ये जल हमारा 70 ग्राम या 70% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 ग्राम ये हो गया, 70 ग्राम ये हो गया। ठीक, अब इसमें कि देखिए क्या कर रहा था, इसमें कर रहा ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके दोनों का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ग्लिसरॉल C3H8O3 का अणुभार चलिए इसका हम लोग अणुभार पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार हमारा 12 होता है, इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 1 ही होता है तो 8 गुणे 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन सॉरी, और ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, 16 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 12 36 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 8 हो जाएगा, प्लस हमारा 16 48 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 36 8 44 हो गया। ठीक, 44 प्लस 48। ठीक, 8 4 12 को 2 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी कि 92 ग्राम। ठीक, ये हमारा ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का भार हमारा 92 ग्राम आ गया। ठीक, अब देखिए जल का लिखेंगे, जल का अणुभार जल यानी कि H2O। ठीक, H2O हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 ग्राम, ये हमारा 18 ग्राम हो गया। अब इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले ग्लिसरॉल का मोल, ठीक, ग्लिसरॉल का मोल निकालेंगे तो मोल का फार्मूला हमें अभी अभी हमने जस्ट बताया, मोल का फार्मूला होता है हमारा भार बटे अणुभार। ठीक, भार बटे अणुभार। तो देखिए इसमें भार हमारा 30 है। ठीक, 30 है, अणुभार इसका 92 है, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा 2 बार में 15, 2 बार में 2 चौको 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, 15/16 यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग जल का निकाल लेंगे, तो जल का मोल हमारा भार बट्टे अणुभार, इसका भी हो जाएगा भार बट्टे अणुभार। ठीक है, तो जल का भार 70% यानी कि 70 है, अणुभार इसका हमारा 18 था। ठीक, तो यहाँ इसको काटेंगे तो 35/9 हो जाएगा। ठीक, 35/9 हो जाएगा। अब चलिए, अब हमें इसमें पेपर में क्या दिया था, पेपर में हमें दिया था ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है। तो लिखेंगे ग्लिसरॉल ये हमारा ग्लिसरॉल का मोल अंश। ठीक, ग्लिसरॉल का मोल अंश हमें निकालना है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है N1 + N1 + N2। ठीक,
यानी कि जिस मूल का हमें निकालना है उसकी संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को ही हम लोग मोलंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर N1 या N2 के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको मालूम ये होना चाहिए किसका हमें निकालना है और कितना निकालना है। ठीक है, तो चलिए N1 यानी कि ग्लिसरॉल का मोलंस। ठीक, ग्लिसरॉल का मोलंस हमें निकालना है, तो ये हमारा N1 का मतलब हो जाएगा ग्लिसरॉल का मोल। तो ग्लिसरॉल का मोल हमारा 15/46 है अपान, ये हमारा N1 ही है, तो N1 यानी कि 15/46 प्लस N2 का मतलब जल, उसमें जल भी है 35/9। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 15/46 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका हम लोग लॉसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये 15 गुणा 9 हो जाएगा प्लस ये 35 गुणा 4/6 हो जाएगा, और ये हमारा 46 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 15/46 ऊपर ही रहेगा, 15/46। अब ये 9 का पहाड़ा 5 में पड़ेंगे, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 का 9 4 13 135 प्लस, अब इसका हम लोग 46 गुणे 35 करेंगे। ठीक, तो 5 6 के 30 को 0 हासिल 3, 5 चौक को 20 3 23 हो जाएगा। ठीक, 6 3 की 18 को 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारा 0, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और ये 1, यानी कि 1610 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग पढ़ना पड़ेंगे, 9 6 के यानी कि अपान में 9 6 के 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 9 चौको 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 414 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 15/46 हो जाएगा अपान, इसको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो यानी कि 1610 और 135 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2960 हो जाएगा अपान 414 हो जाएगा। अब इसका ऊपर इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा 414 गुणे 15 हो जाएगा, ये अपान हमारा 2960 गुणे 46। ठीक, अब इसका आप लोग आपस में इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा करके आप लोग रिजल्ट यहाँ पर बताइएगा कि आंसर क्या आया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या करो। अगला क्वेश्चन इसमें गौ क्वेश्चन कर रहा है, डेनियल सेल के लिए, जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नॉट का मान हमें 1.1 वोल्ट दिया है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा डेल जी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डेल जी मानक है ना, तो मानक के लिए नॉट लगा देंगे, मानक डेल जी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमें क्या दिया है, ये हमारा गो क्वेश्चन है। इसमें पहले डेलियन सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नॉट का मान हमें दिया है 1.1 वोल्ट, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई नॉट से दर्शाते हैं, तो उसका मान 1.1 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब निम्नलिखित अपक्रिया के लिए डेल जी नॉट का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें रिएक्शन दिया है, जेडीएन सॉलिड प्लस Cu एक्वस, ये हमारा रिएक्शन दिया है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं Zn सॉलिड से Zn2 प्लस बन रहा है। ठीक, तो हमें इसमें देखिए जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, दान कर रहा है, जो दान करता है उसके ऊपर प्लस पॉजिटिव आता है, तो यानी कि दान कर रहा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये दान कर रहा है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें देखिए Cu+2 से Cu हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखे या न लिखे कोई बात नहीं है, पर बस यहाँ पर हमें ये यन का मान निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कितना आदान प्रदान हो रहा है।
ठीक है। n का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मान हमारा 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो n का मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है। तो हमारा डेल जी नॉट यानी कि गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना था, तो इसका फार्मूला होता था -NFE0। ठीक, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। माइनस n का मान हमारा 2 अभी निकालने हैं। ठीक, गुणे फैराडे, ये हमारा यफ जो होता है दोस्तों, ये हमारा फैराडे होता है। फैराडे का मान यानी कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500, ये हमारा इसका मान होता है। ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 96,500, और ई नॉट का मान हमारा देखिए यहाँ पर 1.1 है, यहाँ पर 1.1 है, 1.1 है। अब इसको आप लोग जब भाग देंगे तो इसका हमारा मान माइनस का 1,2,1,3,2,3,2,3,00 हो जाएगा। इसका मान हमारा इतना ही आएगा। ठीक है। अब इसको आप लोग केजी में बदल सकते हैं। केजी में आप लोग बदलने के लिए इसको यानी कि 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो हमारा -212.300। ठीक, ये हमारा केजी जूल प्रति मोल आ जाएगा। ये हमारा डेल जी का मान होगा। ठीक, ये हमारा डेल जी का मान हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इसका मान हो गया। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी कटा है। ठीक, इसमें भी कटा है। अब देखिए गौ क्वेश्चन, तीसरे का गौ क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें देखिए कर रहा है उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो हमारा उपसह संयोजन संख्या होता है उसे हमें उदाहरण सहित दर्शाना है या बताना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, लिखेंगे एक दंतुर लिगैंड, यानी कि जो एक दंतुर लिगैंड होते हैं, एक दंतुर यानी कि एक दंतुर लिगैंड की मूल संख्यक, यानी कि एक दंतुर लिगैंड की मूल संख्यक जो केंद्रीय धातु आयन, यानी कि ये हमारा केंद्रीय धातु आयन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए Ni, यानी जो हमारा निकेल है वो हमारा केंद्रीय धातु आयन है। धनायन से उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। वह धनायन या धातु परमाणु की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि एक दंतुर लिगैंड की मूल संख्यक जो केंद्रीय धातु आयन या धनायन से उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, वह धनायन या धातु परमाणु की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ये हमारा एग्जाम्पल में NiCO4 हो जाएगा। इसका हमें समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, नीचे जितना होगा वही इसका समन्वय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इसका समन्वय संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसका समन्वय संख्या का फार्मूला भी होता है लिगैंड गुणे दंतिया, यानी कि यही हमारा दंतुर होता है। ठीक है, दंतुर लिख दीजिए, या उभय दंतिया लिख सकते हैं, या उभय दंती लिख सकते हैं। ठीक है, ये दंतुर हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें लिगेंड देखिए हमारा लिगेंड इसमें 4 लिगेंड है। लिगेंड देखिए CO कितने बार है 4, यानी कि लिगेंड हमारा 4 है। गुणे दंतुर का मतलब Ni, यानी कि केंद्रीय परमाणु कितना है 1, 4 गुणे 1 यानी कि 4। ये हमारा इसमें समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ट्रिक भी अब बताया, केवल 4 वही समन्वय संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर भी समन्वय संख्या वही आया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिल एमीन तथा ब्रोमीन जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण कर दीजिए। यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से तथा ब्रोमीन जल के साथ करानी है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग कराते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पहला हम लिखते हैं ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिल एमीन से अपक्रिया। ठीक है, तो पहला हम लोग हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। हाइड्रॉक्सिल
एमीन से क्रिया, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, ये हमारा ऐसा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसे हम लोग तोड़कर एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, CH ये हमारा बॉन्ड से जुड़ेगा, CHOH का होल 4, ये हमारा CH2OH, ये हमारा होता है। यही हमारा ग्लूकोज है। इसी रूप को इसे हमने इस तरह तोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। इसकी अब क्रिया हमें हाइड्रॉक्सिल अमीन यानी कि NH2OH के साथ करा देंगे। ये हमारा हाइड्रॉक्सिल एमीन है। हाइड्रॉक्सिल एमीन ये हमारा है और ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक, अब इसका रिएक्शन हमें कराना है। तो देखिए, इसका जब रिएक्शन होता है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है। ये हमारा CH का CH ही यहाँ पर रहता है। ठीक, डबल बॉन्ड, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर आ जाता है। ठीक, ऑक्सीजन को हटा देता है, और नाइट्रोजन जगह ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटाएगा और नाइट्रोजन जगह उसका ले लेगा, और ये जो OH है इसी के स्थान पर जुड़ जाएगा, यानी कि इससे जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा नीचे का जिस तरह है उसी तरह रह जाएगा, यानी कि CHOH का होल 4 नीचे CH2OH, ये हमारा उसी तरह रह जाएगा। ठीक, अब इसमें से जो ये H2 बचा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर अपना जगह बना लिए, यानी कि N O को हटाकर यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर O बचा है। ठीक, और यहाँ पर OH जो है यहाँ पर जुड़ गया है, और यहाँ पर जो H2 बचा है, वो O के साथ अब क्रिया करके H2O जल बाहर निकालेगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक, समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर समझ में आया है, या हाँ भैया जी समझ में आया है। ठीक है, देखिए यानी कि यहाँ पर ये जो N था यानी कि नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन को हटाकर अब क्रिया कर लिया है। ठीक, और ये जो OH है नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया है, और यहाँ पर जो H2 बचा है वो इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाकर बाहर निकल गया है। ठीक है, ये हमारा इसका रिएक्शन था। अब देखिए ये जो बना है, ये हमारा जो बना है दोस्तों, इसका नाम हमारा होता है ग्लूकोजाइमीन, जाइमीन, ये हमारा ग्लूकोजाइमीन होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोजाइमीन होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोजाइमीन होता है। ठीक, अब इसमें दूसरा हमें ब्रोमीन जल के साथ अब क्रिया कराना है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग ब्रोमीन जल के साथ अब क्रिया कराते हैं। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं। तो पहले हम लोग ग्लूकोज का सूत्र लिख लेते हैं। तो ये हमारा CH डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4, ये हमारा नीचे CH2OH, सेम यही, क्योंकि ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, अब देखिए इसकी अब क्रिया ब्रोमीन जल यानी कि Br2 प्लस H2O, ब्रोमीन, ये तो हमारा ब्रोमीन हो गया, ये जल हो गया, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे। ठीक है, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OH, ये नीचे CHOH का होल 4 बन जाता है, नीचे का उसी तरह रहता है। ठीक है, बस ऊपर वाला ही बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में एक पास हो जाते हैं, और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड O यानी कि COOH बना लेते हैं। ठीक, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाया है, COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारा बना लिया है। ठीक, इसका नाम हमारा हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, या ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम हमारा ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। यही हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें एक और है, निर्नष्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें लिखेंगे निर्नष्ट समीकरण, लिखेंगे माना कि कोई इलेक्ट्रोड
अपक्रिया इस प्रकार है। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रोड की अपक्रिया इस प्रकार है, जैसे Mn पे प्लस एक्वस यानी कि जली विलयन है, प्लस Ne यानी कि Ne इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा M सॉलिड बन रहा है। ठीक है, अब इसमें इस अपक्रिया के लिए निर्नष्ट समीकरण यानी कि जो हमारा ये रिएक्शन है इसके लिए हमारा निर्नष्ट समीकरण हो जाएगा E बराबर E0 2.303 RT अपान NF log 1 अपान Mn पर +1 प्लस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड होता है, मानक इलेक्ट्रोड ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड होता है, मानक नहीं, इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है, और ये जो हमारा होता है, जो हमारा E0 होता है वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है दोस्तों। अब देखिए ये जो हमारा R होता है वो हमारा गैस नियतांक होता है, ठीक, ये जो हमारा T होता है हमारा ताप होता है यानी कि टेम्परेचर होता है। ये हमारा धातु की सांद्रता होती है, धातु सांद्रता होती है, ये हमारा धातु सांद्रता होती है। ये जो हमारा F होता है, हमारा फैराडे होता है, और हमने बताया है आपको एक F बराबर हमारा 96,500 होता है। ठीक है, ये कूलाम में होता है। ठीक है, कूलाम में। अब देखिए यहाँ पर यन है, यन बराबर हमारा होता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोल, यानी कि यन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मोल होता है। ठीक, ये हमारा इसका निर्नष्ट समीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन ये हमारा कटा हुआ है। अब इसमें अगला क्वेश्चन कर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आगे के वीडियो में करा चुका हूँ, यानी कि पहला सेट 2024 का पहला सेट में जाकर देखिएगा, सेट 1 में। ठीक है, 2024 के सेट 1 में जाकर देखिएगा, उसमें मैंने इसको कराया है। ठीक है, अब इसमें घ क्वेश्चन देखिए कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तो पहले एक और डीएनए लिखेंगे, एक और डीएनए, दूसरे और आरएनए। ठीक है, डीएनए का हमारा फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है, यानी कि हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है। ये हमारा रिऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है, या रिऑक्सी न्यूक्लिड अम्ल होता है। ठीक है, ये हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है, या हमारा रिऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहला लिखेंगे डीएनए दोहरे तंतु वाला होता है, यानी कि जो हमारा जो डीएनए होता है, देखिए जो हमारा डीएनए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से, लगभग इस प्रकार से, ऐसे ही कुछ इस तरह करके, इस तरह करके कुछ होता है। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए जो है दोस्तों दोहरे तंतु वाला होता है, यानी कि एक ये और एक ये, यानी कि जो हमारा डीएनए है वो दोहरे तंतु वाला होता है, जबकि जो हमारा आरएनए होता है वो हमारा एकल तंतु वाला होता है। यानी जो डीएनए हमारा होता है वो हमारा दोहरे तंतु वाला होता है, और जो हमारा आरएनए होता है वो हमारा एकल तंतु वाला होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए दूसरा में लिखेंगे डीएनए में थायमीन उपस्थित होता है, यानी कि जो हमारा डीएनए है उसमें थायमीन उपस्थित होता है। ठीक है, यानी जो हमारा डीएनए है उसमें थायमीन उपस्थित होता है, और जो आरएनए है उसमें यूरेसिल। डीएनए में थायमीन उपस्थित होता है और आरएनए में यूरेसिल
उपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा, डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का संचार है, यानी कि आनुवांशिक, जो डीएनए है आनुवांशिक सूचनाओं का संचार होता है या करता है। जो डीएनए है वो आनुवांशिक सूचनाओं का संचार करता है, जबकि जो हमारा आरएनए होता है वो आनुवांशिक कोड, देखिएगा ये हमारा आरएनए आनुवांशिक कोड का संचार करता है, कोड का, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा सूचनाओं का संचार करता है, और ये जो हमारा आरएनए होता है आनुवांशिक कोड का संचार करता है। अब देखिए चौथा, डीएनए कोशिका के नाभिक में होता है, जो यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो कोशिका सेल के नाभिक यानी कि बीच में उपस्थित होता है, और जो आरएनए होता है सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, यानी जो हमारा आरएनए वो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, जितने भी जीवित कोशिका हैं उन सभी में आरएनए उपस्थित रहता है, यानी कि सभी में आरएनए का उपस्थित होना जरूरी है, उसमें उपस्थित होता है क्या, आरएनए। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन से हम लोग आगे की सीट में करेंगे। तो जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग एकदम मस्त अच्छे से तैयारी कीजिए अपने बोर्ड का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।